साडा होया वोट किसे नू नहीं भुलदा, लीडरां दे पिछे बंदा है मैं रुलदा, मरदा है उदों जदों होंदी महंगाई है, रुलते गए पर चस बड़ी आई है, हर कोई पैसे दा पुजारी निकले, हुकूमती वजीर भी मदारी निकले, अवाम नू महंगाई दी चढ़ा के सीढ़ियां, एक दूजे विचों हुन कढण कीड़ियां। चोर इस वक्त हमारा वजीर आजम है, दुनिया में साबित किया हुआ करप्ट आदमी आसिफ जरदारी वजीर आजम चोर है, और नवाज शरीफ एक डाकू मुल्क को 30 साल से लूट के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। इनू फड़ो ओनू फड़ो कर दे रहो, अवाम नू बस आखो तुसी मर दे रहो, अपनी लड़ाई विच साडी शामत आई है, रुलते गए पर चस बड़ी आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। मेरी टीम ने ये एडिट किया था, मोन्टाज आपके सामने पेश किया। मैं पहले भी कह चुका हूं कल के प्रोग्राम में कि अवाम का सेंटिमेंट कुछ इस तरह का है कि वो महंगाई से बड़े परेशान है और मुख्तलिफ तरीक़ों से वो इसका इजहार कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब की हुकूमत इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि चाहे वो तालिबान के टेक ओवर के बाद अफगानिस्तान में जो सूरत हाल पैदा हुई, अमरीका के साथ जो मामलात बने वो हो, या फिर IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब ना हो वो वाला मामला हो, या फिर उसके बाद लोकल लेवल पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ एक मुखालफत का माहौल बन गया, फिर मीडिया के साथ मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बिल लाने की कोशिश की गई, वो माहौल बन गया, फिर एक अहम तकर्री के हवाले से एक माहौल बन गया, उसमें एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, फिर एक कलअदम तहरीक जमात के हवाले से सड़कों पे एक माहौल बन गया, एहतजाज हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट को बैकफुट पे जाना पड़ा, और फिर रहती सहती कसर जो है वो महंगाई ने निकाल दी। तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, इसमें कोई शक नहीं, मुश्किलात का शिकार है। बट दी $1 मिलियन क्वेश्चन इज कि इन मुश्किलात में से इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत कैसे निकलेगी। मुझे जो लगता है ना जी, वो ये लगता है कि इमरान खान साहब ऑपोजिशन में होते हुए जो बात करते थे, अगर उस पे दोबारा अमल करना शुरू कर दें तो मुश्किलात से निकल सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले इमरान खान साहब क्या कहते थे पॉलिटिक्स के हवाले से और करियर पॉलिटिक्स के हवाले से, और उसके बाद जब हुकूमत बनी और हुकूमत में आए फिर किन लोगों को अपने साथ जोड़ा, वो एक मुख्तलिफ सी कहानी है। लेकिन पहले क्या कहते थे, तो ये इमरान खान साहब की अप्रोच थी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, नज़रियात की बात करते थे। वो कहते थे मैं पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मैं पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं जा रहा कि मुझे अपनी पार्टी की हुकूमत बनानी है, इक़्तिदार एंजॉय करना है, अपने दोस्तों को मिनिस्टर्स वगैरह बनाना है और उनको फैसिलिटेट करना है, अकोमोडेट करना है, बल्कि मैं पॉलिटिक्स में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे मुआशरे में जुल्म है, और वो जुल्म जो है वो अभी तक मुआशरे में है। इनजस्टिस इज स्टिल देयर इन द सोसाइटी। नाउ द क्वेश्चन इज कि एक तो ये तनकीद हो सकती है इमरान खान साहब पे कि जी आपको 3 साल हो गए, इनजस्टिस आपने कहाँ से ख़त्म किया? सरकारी अस्पतालों से ख़त्म किया, अदालतों में जो इनजस्टिस होता है आपने ख़त्म किया, थानों से ख़त्म किया, पटवार खानों से ख़त्म किया, बाकी दीगर मामलात में जो इनजस्टिस होता है वो ख़त्म किया, रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत इंसाफ जस्टिस इसमें किया, लोगों को सबको पहुंचाया, बराबरी को इंश्योर किया। ये सारी तनकीद, और मुझे पता ये ओवरनाइट सारी चीज़ें हो नहीं सकती है, लेकिन मसाइल का हल किस तरह से शायद इस तरह से निकल सकता है कि खान साहब जो आपकी सोच प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले थी उस तरह की सोच के ज़्यादा लोगों को अपनी टीम में शामिल करें। वो नो ऑफेंस टू करियर पॉलिटिशियंस, नो ऑफेंस टू करियर पॉलिटिशियन, कुछ लोगों का करियर होता है ना पॉलिटिक्स, दे वांट टू बिकम अ पॉलिटिशियन, दे वांट टू गो इन द असेंबली, देन दे टारगेट मिनिस्ट्री, कोई प्राइम मिनिस्टर भी बनना चाहता है इवेंचुअली। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नजरियात की सिर्फ सियासत, मुआशरे में बिगाड़ को खत्म करने के लिए सियासत करना चाहते हैं, जो बात आप करते थे। इस तरह के लोगों को ढूंढे तो सही, वो PTI को ढूंढे तो सही, किधर है वो लोग? कहाँ हैं वो शुरू के लोग? कहाँ हैं? उनमें से कितने लोग आज आपके साथ गवर्नमेंट में हैं और उनको आपने टास्क दिए हैं कि यार ये मुझे करके दिखाओ? जैसे आप बार बार बुजदार साहब को कहते हैं, आपने कल भी कहा कि बुजदार साहब को कि यार उन्हें बोलो अभी 5 साल पूरे होंगे तो फिर हमसे पूछें, अभी 2 साल आपके पास हैं। वो लोग किधर हैं खान साहब?
कुछ लोग तो होंगे आई एम श्योर, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके साथ, एंड नो ऑफेंस टू देम अगेन, दे वेरी रिस्पेक्टेबल पीपल, जो शायद पॉलिटिक्स इसलिए नहीं करते जो आप कहते थे, वो पॉलिटिक्स करते हैं करियर के तौर पे। तो ये एक मेरा मशवरा है, बाकी आगे वो बेहतर समझते हैं, अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर तजज़ियाकार, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मज़हर अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए हमें। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जितनी भी बातें मैंने की, अवाम जो मसाइल हैं दरपेश उनको उनका इजहार करता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। वो बाबा जी का हमने दिखाया, वो गाना गा रहे हैं, रोलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। तो ये जो मेरी बात थी, मशवरा था इमरान खान साहब को, आप इससे कोई इत्तफाक करेंगे भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे एहतशाम, रुलते तो हम हमेशा ही हैं, लेकिन इस दफ़ा जो रुलाया भी है रुलने के साथ, इमरान खान का ये क्रेडिट कम से कम उन्हें दें, इन्होंने कौम को रुला नहीं, रुलाया भी है। ऐसा रुलाया है कि हमारी आने वाली 7 नस्लें याद रखेंगी। जो शख्स मेरिट पे अपने वज़ीर आला ना लगा सके, उस्मान बुज़दार साहब की मुझे 10 पीटीआई के लोग लाए पुराने, जिन्होंने पीटीआई बनाई है, उनमें से एक पीटीआई की तारीफ कर देगा तो मुझे पकड़ लीजिएगा। 10 आज जो 96 में इमरान खान ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पहले ये इसका कोई नाम और था, तरीके इंसाफ पाकिस्तान नहीं था, या तरीके इंसाफ था, वो किसी और का था, उनमें एक बंदा शामिल नहीं है। आपने अपने बयानिए में इतनी बातें कर दी, इनका मौजूदा मसाइल का हल इमरान खान साहब के अपने मंशूर में अगर उस पर सिर्फ 5% अमल करे, सिर्फ 5%, उनकी अपनी तकरीरों में है जो उन्होंने खुद अवाम से वादा किया था। हम कहते ना, नवाज शरीफ ने अवाम से वादा करके झूठ बोला, इमरान खान साहब ने अवाम से वादा किया था मैं गुड गवर्नेंस लाऊंगा। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, इन 3.25 सालों में करप्शन की जो दास्तानें बनी है, मिनिमम जनरल शुएब जैसे 5 जर्नैल को नैब का चेयरमैन लगाना पड़ेगा सिर्फ पंजाब की करप्शन पकड़ने के लिए, मिनिमम। मोहतरम जनरल शुएब साहब को मैं बता रहा हूँ, 5 बैड गवर्नर अरूज पर ऐसे ऐसे लोगों को इमरान खान साहब ने सीसीपी और लाहौर लगा दिया, जिन्हें उनकी हुकूमत जबरी नौकरी से निकाल रही है कि ये करैक्टर लेसन के करैक्टर ठीक नहीं है। ऐसे शख्स को आईजी पंजाब लगा दिया, जिनके ईमानदार डीआईजी ने कहा ये ह्यूमन स्मगलिंग में मुलव्वस है। मुझे एक अदारा बता दे जिसमें बेहतरी की कोशिश की हो, छोड़ दें पुलिस, रेवेन्यू, FIA, PIA खसारे में था, स्टील मिल खसारे में थी, रेलवे खसारे में था, और तो और ये जो दिगर और चीज़ें खसारे में थी। मुझे ज़कात और उशर में इन्होंने कुछ बेहतरी की हो, मैं यहाँ मेरिट पे तैनातियाँ की हो, चले मुझे मेरी रहनुमाई फरमाएं ताकि मेरा दिल कर रहा है मैं अच्छी बातें करूँ, मैं कौम को खुशखबरी सुनाऊँ। हमें भी दुख होता है कि हम लोगों को मायूसी की बातें सुनाते हैं, क्या करें बदकिस्मती, धोखा दें, झूठ बोलें। जब पेट्रोल आपका आसमान से छुए, बिजली हर तीसरे दिन आपके घर के बच्चों को जला के राख करे, क़ुव्वत खरीद आपकी ना होने के बराबर रह जाए, तो मैं कहाँ से लोगों को उम्मीद दिलाऊं? बताएं ना। हाँ, 1% जो अरबपति हैं, जो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं, जिनके लिए बिजली का यूनिट 10,000 रुपये का भी हो जाए तो कम है, जिनके लिए पेट्रोल 20,000 रुपये लीटर भी हो जाए तो उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनके खरबों रुपए के मालक हैं। लेकिन जिस मुल्क में 70 से 80% लोग। अच्छा भट्टी साहब, एक सवाल का जवाब दीजिएगा मुझे। भट्टी साहब, आपने कहा ना कि इमरान खान का मंशूर, और अगर इमरान खान अपने मंशूर पर किसी थोड़ी हद तक भी अमल कर लें तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। आपको प्रॉब्लम क्या नजर आता है? इमरान खान अपने मंशूर पर क्यों अमल कर नहीं पा रहे? क्या इमरान खान साहब की अपनी नीयत बदल गई? मुझे नहीं लगता, आपको भी मेरा ख्याल में ये नहीं लगता। इमरान खान साहब मजबूर हैं, इमरान खान साहब बेबस हैं, इमरान खान साहब टीम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, टीम लगाते हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से जो उनका मंशूर था वो उस पर अमल नहीं कर पा रहे? देखें, अदब एहतराम से, इमरान खान साहब के बारे में अब तक मैंने कोई करप्शन की बात नहीं सुनी, लेकिन मुझे लगता है वो मंशूर पे खुद ही नहीं अमल करना चाहते। टीम तो उन्होंने बनानी है ना, टीम किसी गैर ने नहीं बनानी। चीफ सेक्रेटरी और IG
जिन्हें 7 से 9 दफ़ा चेंज कर लिया, वो आपने बदला। वज़ीर आला इन्होंने बनाना है, मैंने और एहतशाम ने या जनरल शुएब साहब ने नहीं बनाना। आप जब टीम बनाते हैं अंदाज़ा हो जाता है ये टीम फाइटिंग करेगी कि नहीं, फाइट के लिए मजबूत है कि नहीं, मुखालिफ जो चैलेंजेस है, जो पिछली पूरी महंगाई का सारा क्रेडिट, मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान इसमें दोनों कुव्वतें पीपल्स पार्टी और नून शामिल है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, मेरी अपनी आज असेसमेंट है, मुझे ये इन्होंने बेहतरी की एफर्ट्स ही नहीं की। अगर बेहतरी की एफर्ट्स करते तो कम से कम ऐसे लोग ना लगाते जो रजिस्टर्ड करप्ट। यही तो मेरा मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, क्यों नहीं? और आज भी अगर नहीं कि आप कह रहे हैं कि नहीं, सीएम हाउस में बैठे साहब नहीं, वो करना ही नहीं चाहते। उनका जब सीएम पीएम बन गए ऐसे बादिउल नजर में मुझे गैब का इल्म तो नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है कि सीएम हाउस में कोई नेगेटिव चीज होती है पहले शहबाज शरीफ को जाती है, आज भी वज़ीर आला पंजाब हाउस से। इसी तरह आजम खां को लगाया, उन्हें क्या उकसा रहा है आजम खां कि अहम तरीन अदारे के साथ टकरा जाओ। अनबिलीवेबल यार, अनबिलीवेबल काम। वो भाई आपके मशीर तो अच्छे होने चाहिए ना, जो मुहिब्बे वतन हो, जो करप्शन के खिलाफ अमलन कार्रवाई करे। अच्छी गुफ्तगू तो सारे ही करते हैं, लेकिन आपने अमल क्या किया मुझे बता दे रहा। मैंने आपको कहा पीआईए, रेलवे, पुलिस, रेवेन्यू सारी छोड़ दे एफआईए, मुझे ज़कात और उशर में एक बेहतरी की हो तो वो बता दे। आज भी दाता साहब में जूतों का ठेका 4 गुना ज़्यादा बिकता है। अब मैं किसके लहू पे, किसके हाथों पे अपना लहू? आज भी आप जनरल साहब सुबह पीएसी भेजे, एंजियोग्राफी की 1.5 साल की डेट है, किडनी डायलिसिस की डेट 8 महीने है। और कौन सा क्या कार्ड फ्रॉड किया है? वो इन एमरजेंसियों को कम से कम जो आए, जिस माँ के हाथ में जवान बेटा हो या बेटे के हाथ माँ हो, उसको तो ट्रीटमेंट मिल जाए यार, अल्लाह का वास्ता। इसमें खरबों रुपए नहीं लगने, लेकिन बहरहाल मर्जी उनकी है, लेकिन जो करेंगे उसकी निशानदेही हमारी। बिल्कुल सही। जैन साहब, आपका क्या तज्जिया है? इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस उस लेवल पे अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और क्या वजूहात हैं और किस तरह बेहतर हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, जब आप अपने गोल आइडेंटिफाई करते हैं, वो बेशक आपके जो आपने अपने लिए मैनिफेस्टो बनाया उसमें हो, या वैसे आप अपनी पब्लिक को जबरदस्त करते हैं तो उसमें आप बताएं, तो उसके लिए 2-3 चीजें आपको करनी पड़ती है। एक तो ये कि उसको पहले से स्टडी करना पड़ता है कि जो मैं गोल सेट कर रहा हूँ क्या वाकई है या नहीं। तो आपको एक होमवर्क बताता है कि ये अचीवेबल नहीं है, लिहाजा इस तरह की बात आपको नहीं करनी चाहिए। चुनाचे आप स्केल डाउन करते हैं और अपने लिए फिर गोल सेलेक्ट करते हैं जो अचीवेबल हों। फिर आप देखते हैं कि ये अचीवेबल होंगे तो इनके लिए कौन से लोग सूटेबल हैं जिनको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो मेरे काम आ सकेंगे। और तीसरा ये कि इसके लिए रिसोर्सेज क्या चाहिए होंगे मुझे करने के लिए। और चौथा ये कि क्या मेरे इस ऑब्जेक्टिव जो मैंने अपने लिए सेट किए हैं, इनको मौजूदा सिस्टम सपोर्ट करेगा या नहीं, क्या इस सिस्टम में तब्दीली की जरूरत है। अगर सिस्टम सपोर्ट नहीं कर सकता, यानी उसमें आप देखते हैं कि बहुत सारी खामियां हैं, तो सबसे पहला काम आपका बन जाता है कि पहले आप अपने सिस्टम को, अदारों को, उनको ठीक करें ताकि वो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर सकें। यहाँ सूरत हाल जो है वो इन चारों चीजों में आपको बड़ी मुख्तलिफ और कमजोर नजर आती है। सिलेक्शन लोगों की वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और जो बिल्कुल जिनके बारे में पूरी दुनिया कहती है कि ये काम नहीं कर रहे या इनकी परफॉर्मेंस वो नहीं है जो चाहिए, तो इमरान खान साहब उनको बदलने को तैयार नहीं। और जो लगा के रखे हैं या जिनको बदलना चाहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखे बगैर उनको बदल भी देते हैं, इंतजार भी नहीं करते। तो ये तो हो गया मर्दम शनासी का। फिर ये है कि इन लोगों से जो लगाए हैं उनसे आपने प्रोग्रेस लेनी, उनको ऑब्जेक्टिव दे के प्रोग्रेस लेनी थी जो कि नहीं दी गई, लिहाजा उनकी परफॉर्मेंस का कोई मयार आपके पास नहीं है। और फिर सिस्टम तावन नहीं कर रहा, लोग जो है वो इसमें जितने भी पिछले दौर के बैठे हैं वो समझते हैं कि अगर सिर्फ करप्शन पकड़ना और लोगों को अंदर से अंदर बंद करने का काम है
तो वो भी, उनकी भी जान और जिंदगी खतरे में है, लिहाजा वो क्यों कोऑपरेट करें आपसे। और फिर जो सिस्टम को ठीक करने के लिए इस्लाहत की जरूरत थी, जैसे आपने पुलिस रिफॉर्म वगैरह की बात की थी, उसकी तरफ आप आए नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारा जो भी तरीका आपने किया, आपने ऑब्जेक्टिव को बयान कर दिए, लोगों की उम्मीदें बंधा दी, लेकिन उसके बाद बाकी आपने कोई कारीगरी नहीं की जिसके जरिए आप इनको हासिल कर सकते। अब सूरत हाल ये है कि एक स्लोगन सबसे जो अहम जो मेंबर फ्रेंड की सारी कार्रवाई का या इनके इलेक्शन लड़ने का, वो था कि मैं इन लोगों को पकड़ूंगा, जेलों में डालूंगा, इनसे पैसे निकलवाऊंगा, सारा पैसा निकलेगा। ये तो टोटली धड़न हो गया, इसका तो निकला तो बाकी चीजें अब वो उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। बेबसी का आलम ये आ गया है कि आप अपनी तकरीर में ये कह रहे हैं कि अगर ये मुझे आधी दौलत दे दें, जो लूटा है इन्होंने उसमें से आधी दे दें तो मैं कीमतें आधी कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि ना वो दौलत आएगी ना कीमतें आधी होंगी। और अब आप अपील करके मांग रहे हैं जो किसी जमाने में आपने जेलों में डाल के और इनसे चीखें निकलवा के पैसा देना था, उसकी बजाय अब आप अपील कर रहे हैं कि ये खुदा का वास्ता ये पैसे दे दें कुछ, तो मैं आवाम को कुछ। लेकिन जेल साहब, इमरान खान साहब भी क्या करें, अब पूरा सिस्टम अगर फरसुदा है, पूरा सिस्टम जो है वो बिगड़ा हुआ है, जेलों में डालते हैं वो, फिर जमानतें हो जाती हैं। कल अब प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात का शिकवा कर रहे थे कि शुगर माफिया जो है वो स्टे ऑर्डर्स ले लेता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ हमने एक कानून पास किया, उस पर स्टे ऑर्डर ले लिया उन्होंने। मुसाबकती कमीशन ने उनको 40 अरब रुपए का जुर्माना किया, उस पर स्टे ले लिया। फिर 500 अरब का जुर्माना किया FBR ने, उस पर स्टे ले लिया। तो अब प्राइम मिनिस्टर वो स्टे ऑर्डर्स खारिज तो नहीं कर सकता। देयर इज अ सर्टेन सिस्टम दैट हैज टू वर्क एफिशिएंटली, तो फिर ही कोई चीजें बेहतर होंगी। अब इमरान खान अकेला उस सिस्टम को कैसे ठीक कर सकता है? जी, सिस्टम में इस्लाहात की भी जरूरत है, और उसमें हमने किसी फील्ड में नहीं की, ना हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में की, ना इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम में की। और नैब तो वो पुराने लोगों का भरा पड़ा है, वो उसकी परफॉर्मेंस तो है ही कतन नहीं, जीरो। मेगा करप्शन केस एक भी उन्होंने हैंडल नहीं किया। वीक वो बनाते रहे हैं, इनकी इंक्वायरी उसमें लूप होल छोड़ते रहे हैं, वीक रेफरेंसेस बनते रहे हैं। नतीजा ये कि आपको कहीं से कोई रिजल्ट मिला नहीं। ये बदकिस्मती है, लेकिन आपकी भी मनसूबाबंदी में खराबी है, वरना ये चीजें कुछ ना कुछ तो आप बेहतरी की तरफ जाते, या फिर आप छोड़ देते। आप कहते हैं मैं मुझे एक ब्रेक लेनी है। ठीक है, मैं लिहाजा जज ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मजहर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक मुझे छोटा सा वाकया याद आ गया। वो जो मैं बात कर रहा था इंट्रो में कि जो खान साहब की सोच थी कि नज़रिए की सियासत होती है, करियर पॉलिटिक्स नहीं होती है, और अगर हालात बदलने हैं, मामलात बदलने हैं, मुल्क को सही डायरेक्शन में लेके जाना है, तब्दीली सही माने में लानी है, तो नज़रियाती सियासत मैं करूँगा और नज़रियाती सियासत के थ्रू चेंज करूँगा। उस तरह के लोगों को अपनी टीम में शामिल करें। एक लड़का है, थोड़ा पिछले दिनों मेरी उससे मुलाकात हुई, उसका नाम है मौज़म। He joined PTI when he was a teenager. Now I think he is in his mid-30s, और उसने मुझे बताया कि इमरान खान साहब जलसा करते हुए जब नीचे गिर गए थे और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था, तो ही वॉज द वन जिसने ब्लड डोनेट किया था, और ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए था, और वो कहता है कि मैंने वो ब्लड जो, अगर ये ऐसे ही है, मैंने जो मुझे उसने सारी कहानी सुनाई, इमरान खान साहब को बेहतर पता होगा या उनके करीबी जाने वालों को बेहतर पता होगा। वो ये कहता है कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू मीट हिम बट आई कांट मीट द प्राइम मिनिस्टर, देयर इज वन सेनेटर, आई टोल्ड हिम कि मुझे एक दफ़ा आप खड़ा कर दें उस रास्ते में जहाँ से इमरान खान साहब गुजरते हैं। तो उसने मुझे कहा कि यू नीड टू अंडरस्टैंड, ही इज़ नॉट जस्ट द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाउ, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब आप उन्हें ऐसे नहीं मिल सकते। तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन खान साहब ऐसे लोगों को ढूंढ लें और एक दफ़ा मिल लें, हो सकता है कि वो आपकी कोई मदद करें। एक ब्रेक लेते हैं। जी, वेलकम बैक टू सवाल। जैसा कि आपको पता है कि ये चीनी के हवाले से भी एक क्राइसिस बना हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि शुगर मिल मालिकान इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, और शुगर मिल्स की तरफ से ये बात सामने आई कल के सिर्फ 4 दिन की चीनी का ज़ख़ीरा मौजूद है मुल्क में, लेकिन फिर उसकी तरदीद हुकूमत की तरफ से आई। मुज़म्मिल असलम साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कहा उन्होंने, सुन लें ज़रा।
इस वक्त जो यूटिलिटी स्टोर्स वगैरह में चीनी मिल रही है वो जरा सी पतली चीनी होती है। मैं अभी घर से आया हूँ और जो नाश्ता किया उसमें चीनी ही थी। मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि तुम कोई खास चीनी मांगती हो दुकान में जाके? कहती जो हमें तो पैक मिलता है वो मोटी आ जाए पतली आ जाए हम तो उसी तरह इस्तेमाल करते हैं, हमारी कोई इस पर तवज्जो भी नहीं है। या चीनी बहरहाल 90 रुपए के हिसाब से अवेलेबल है। इस वक्त हुकूमत के पास 1,30,000 टन के चीनी के जखायर हैं। 6,000 टन रोजाना के इस्तेमाल के हिसाब से अगले 22 दिन का स्टॉक हुकूमत के पास है। मिलों के पास हमारा हिसाब है कि 80,000 से 1 लाख टन है, यानी उनके पास भी जो वो बाकी जो कमर्शियल सार्फिन को देते हैं उनके पास भी 10 से 12 दिन का स्टॉक है। तो ये कह रहे थे कि 22 दिन का स्टॉक हमारे पास मौजूद है। मुझे बताइएगा मजहर अब्बास साहब कि एक तरफ तो शुगर मिल मालिकान ये कहते हैं कि 4 दिन का स्टॉक रह गया, हुकूमत दूसरी तरफ आके कहती है 22 दिन का स्टॉक रह गया। इसके ऊपर इंक्वायरीज कई हो चुकी, कमेटियां बन चुकी, उसकी कुछ फाइंडिंग्स भी आ गई। उसके बावजूद माफियाज का जिक्र भी इमरान खान साहब बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वन कमोडिटी शुगर, एक चीज, उसके ऊपर भी अभी तक प्राइस कंट्रोल नहीं हो सकी। अभी ये कह रहे थे 90 रुपए फी किलो के हिसाब से मार्केट में मौजूद है। मैं कल से कह रहा हूँ 140-160 के दरमियान, और आज तो रिकॉर्ड टूटा है। कोयटा में 165 रुपए फी किलो चीनी वहां पे बिकी है। तो क्या आपको क्या समझ आ रहा है मजहर साहब? शुक्रिया। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि ये गवर्नमेंट कंप्लीट कंफ्यूजन का शिकार है। एक तरफ मिनिस्टर्स बैठ के शुगर के हवाले से कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दूसरी तरफ वजीर आजम खुद ये कहते हैं कि हाँ ये क्राइसिस है। तो और फिर अब मुजम्मिल साहब ये कह रहे हैं कि नहीं वो तो 90 रुपए अवेलेबल है, 90 रुपए में अवेलेबल है। वो दुकान जरूर बताएं कि जहां से 90 रुपए में अवेलेबल है, ताकि लोग सारे वहां जाके उनसे 90 रुपए में जो है वो ले लें चीनी उस दुकान से। मुझे तो कम से कम नहीं मिलती। तो या तो क्राइसिस है या क्राइसिस नहीं है। अगर मुजम्मिल साहब की बात दुरुस्त है कि 90 रुपए में मिल रही है तो फिर तो क्राइसिस नहीं है। तो फिर हुकूमत कैटेगोरिकली कहे कि कोई क्राइसिस नहीं है शुगर का। फिर ये क्यों कहते हैं कि जी ये जो मिल में जो शुगर माफिया है, शुगर मालकान है, इन्होंने जखीरा अंदोज की हुई है। जब खुद आप 90 रुपए का कह रहे हैं कि दस्तयाब है मुजम्मिल साहब, तो मुझे बताएं तो फिर आपको तो बहुत कैटेगोरिकली ये बात करनी चाहिए। सिर्फ मुजम्मिल साहब क्यों कर रहे हैं सिर्फ ये बात, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे? पीटीआई गवर्नमेंट के वजीर आजम खुद ये क्राइसिस को क्यों एडमिट कर रहे हैं? और ये सारी चीजें मेरा ख्याल है एक कंफ्यूजन है। हम सबको पता है, आप खुद जाएं, आपको पता चल जाएगा। चीनी यहाँ भी, मैं कराची में हूँ, यहाँ की भी गवर्नमेंट उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है। सिंध की गवर्नमेंट जितनी वफाकी हुकूमत या पंजाब गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन खुदा के लिए गलत आदत शुमार ना दें कि चीनी 90 रुपए किलो में मिल रही है। मुझे नहीं पता 90 किलो में कितनी कहाँ मिल रही है। जी ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ऑपोजिशन अब सड़कों पर कह रही है कि हम आ रहे हैं और महंगाई के खिलाफ आ रहे हैं, और अवाम की कमर तोड़ दी है इस महंगाई ने। और लॉन्ग मार्च का ऐलान तो पहले भी होता है, आपको पता है। साद रफीक साहब ने पहले क्या कि आपको सुनवा देता हूँ, उसके बाद फिर आप कहते हैं उसके पर। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर कोई अकल और दानिश की रती बाकी है हुकूमत में, तो इमरान साहब को अब ये मान लेना चाहिए कि जैसा भी मैंडेट उनको मिला था या उनको दिलवाया गया था, काम नहीं बना, तो निज़ाम फेल हो गया। बजाय इसके कि तलखी बढ़े, खराबी आए या निज़ाम के अंदर कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो, अगर उनके पास कुछ सेंसेबल लोग मौजूद हैं तो उनको अपोजिशन से बात करके नए इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान को खुद ही ले जाना चाहिए। इस गवर्नमेंट को रिजाइन करना चाहिए और नया मैंडेट लेना चाहिए। जिसने भी मुल्क को चलाना है, गवर्न करना है, इस हुकूमत के बस का भी ये रोग नहीं रहा। ये जो नए इलेक्शन की बात कर रहे हैं ख्वाजा साद रफीक साहब, भट्टी साहब, ये सही डिमांड है? देखिए, ख्वाजा साहब की अपनी राय है। ख्वाजा साहब भी आजकल महफूज जगह पर ख्वाजा आसफ के साथ पाए जाते हैं। इनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। इमरान खान के 126 दिन के धरने के कहने पर अगर नवाज शरीफ ने रिजाइन नहीं दिया, अपोजिशन बेचारे की तो पोजीशन ही कुछ नहीं है।
इसके कहने पे क्यों रिजाइन दे। आज पीडीएम से पहले कल एक बंदा कह रहा था कि कल पीडीएम के इजलास के बाद मार्च का हतमी डेट दिया जाएगा। महंगाई मार्च वो कर रहे हैं जिसका 750 कनाल में घर है, जो हैंड बैग 70 लाख रुपए का खरीदते हैं। क्या बिलावल भट्टो साहब, मोहतरम नवाज शरीफ फैमिली, मौलाना फजल रहमान, महंगाई इशू है नहीं इशू है? हाँ, जो आपके अभी एक मुजम्मल असलम साहब है, यार ये तो बड़े कोई मुझे लगता है चांद पे रहते हैं। मैं आज 3 दुकानों पे गया हूँ, 190 रुपए की चीनी है। वो कह रहे हैं, मैंने अपनी मिसेस से पूछा, उन्होंने कहा चीनी खराब भी है तो कोई बात नहीं, मैं नहीं देखती। क्या मदर साहब, बात सब, शुएब साहब बैठे हैं, आप बैठे हैं, आपका कोई बंदा जाके गंदी या नामुनासिब चीज ले आए जो पायदार ना हो, जो फजूल हो, तो आपके एक्सेप्ट कर लेंगे? यार व्हाट इज दिस यार, आप मान जाओ कि आपसे गलतियां हो रही हैं। उन्होंने कहा, मेरी बेगम ने कहा कि कोई बात नहीं, बारीक चीनी की तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा मेरी बेगम ने कहा हम तो नहीं देखते, मुलादम बारीक चीनी है नहीं। बस आप मुझे देखे ना, एक गोश्त आपका मुलादम लेने जा रहा है और खराब ले आए तो क्या आप कुछ कहोगे? मेरी तो समझ नहीं है। हो सकता है ये मुजम्मल साहब के घर में नहीं, वैसे ये बारीक चीनी लो क्वालिटी की होती है भट्टी साहब। ये मोटे दाने वाली चीनी की निस्बत लो से लो क्वालिटी की होती है। कोई आदमी भी जो पहली दफा इन्होंने मंगाई थी ना, उन्होंने गन पॉइंट में दुकानदारों को कहा था 20-20 मन जबरदस्ती खरीदो, नहीं खरीदता था उसकी दुकान सील कर देते थे। और यार ये अपनी तमाम नाहली नलायकियों का अवाम को बेचारी सजा भुगत रही है। मदर साहब से पूछ ले, अपने कराची पता करा रहे चीनी कहाँ से लेते हैं। अगर ये 150 देंगे, कम से कम देखेंगे तो सही चीनी कैसे है। जन्नत साहब चले जाए, मैं चले जाऊँ, क्यों कौम को इतना गुमराह कर रहे हैं? क्या एक सोशल मीडिया मजबूत होने की वजह से पूरी 22 करोड़ अवाम को आप बेवकूफ कर लेंगे? मान जाओ यार, खुदा का वास्ता, अब ये छोड़ दो। अभी जो आज मैं आपसे रिलेटेड गुफ्तो नहीं है, इस इलेक्शन इसरात की मैं भी बड़ी तारीफ करता हूँ, लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई है कि एक एसी के घर में और डीपीओ जिम्मेदार है उस धांधली का, उसने उधर प्लानिंग की, उनको भी रेस्ट करो। खुदा का वास्ता है, सरकारी अफसरों को क्या काम? एक अदारा बचा हुआ था मुल्क में जिसमें सियासतदानों की इंटरफेरेंस नहीं थी, जिनमें तरक्की, तबादले और प्रमोशन मेरिट पे होती थी, इन्होंने उसको भी कंट्रोवर्शियल बना दिया। मैं और क्या इससे ज्यादा कहूँ। एक अदारा था इस मुल्क में जिसकी कभी हमने नहीं सुना था सिफारिश से पोस्टिंग मिलती है, तरक्की होती है। बिल्कुल। अच्छा जेल साहब, आई एम जस्ट कमिंग टू यू, लेकिन क्विकली मजर साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो चीनी वाला मामला है, इसमें ये शुगर मिल मालिकान एसोसिएशन ने एक खत भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को, और खत में उन्होंने लिखा है जी कि इस इंडस्ट्री को तबाह होने से बचाया जाए। ये इंडस्ट्री तबाह हो रही है, इसको तबाह होने से बताया, यानी कि मुल्क की सबसे बड़ी प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री है, अरबों रुपए की सब्सिडी मिलती है इनको, और वो कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री, और फिर हर साल मसनूई किल्लत करके अवाम की जेबों से पैसा निकलता है और फिर माफियाज की जेबों में जाता है। और इमरान खान साहब ये कह भी चुके हैं, और खत आ रहा है जी कि तबाह होने से बचाया जाए इस इंडस्ट्री को। ये क्या है मजर साहब? तो ऐसा करे, गवर्नमेंट नेशनलाइज कर ले इस इंडस्ट्री को, तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो फिर गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी उसकी। तो अगर वो इतनी उनकी शुगर मालकान जो है इतने परेशानी में है, तो उनको पैसे दें और ये इंडस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट नेशनलाइज कर ले और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इस चीज की, और फिर देखें अगले 2 साल में गवर्नमेंट क्या परफॉर्म करती है। अगर परफॉर्म नहीं करती तो वापस कर दीजिएगा। तो मेरे ध्यान में तो ये बड़ा आसान सा सोल्यूशन है कि गवर्नमेंट नेशनलाइज कर ले शुगर इंडस्ट्री को। मेरे ख्याल में ये आपका मशवरा प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंचना चाहिए, खत के जवाब में जाना चाहिए। जैन साहब, ये जो ईसीपी की रिपोर्ट आई है जी, इसमें तो अब हुकूमत के कुछ अरकान के नाम भी आ गए, और जिस तरह से डीपीओ के हवाले से भी भट्टी साहब बात कर रहे थे, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक साख है हुकूमत में होने की, और वो सिलेक्टेड की गर्दान जो अपोजिशन की तरफ से होती है, आपको लगता है कि उसको तकवीयत मिली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साख को धचका मिला इस रिपोर्ट से? देखिए, जहां तक अवाम का ताल्लुक है, हम लोग देखें सोचें तो बिल्कुल एक झटका लगा है, क्योंकि जो पार्टी क्लेम करती है कि हम बड़े
ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रहे हैं और हम खिलाफ हैं करप्शन के या धांधली के, तो उनके ऊपर ऐसी एलिगेशन आ जाए तो वो डेफिनेटली न सिर्फ डिमोरलाइजिंग है बल्कि बड़ी डिसअपॉइंटिंग। अब इसमें जिन लोगों के ऊपर एलिगेशन है उनकी स्टेटमेंट इसमें शामिल नहीं है। ये स्टेटमेंट्स हैं पोलिंग ऑफिसर्स वगैरह की, इलेक्टोरल जो हमारा वहाँ पे पुलिस के लोगों की नहीं है, ड्राइवर्स की हैं गालिबन स्टेटमेंट उसमें शामिल, कारों के जिनके जरिए वो बुक किया उन्होंने। तो बज़ाहिर लगता तो यही है कि ये जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन हुई है दुरुस्त होगी, लेकिन जब वो जो डीपीओ साहब हैं उनकी स्टेटमेंट आए या जो किसी और कॉलेज के प्रिंसिपल का जिक्र है, मुख्तलिफ लोग जिनके जिक्र है उसमें, तो वो अपनी साइड क्या बताते हैं, वो इसको कंट्रोवर्शियल बना देते हैं या क्या कहते हैं, ये अभी चीज तय होने वाली है। लेकिन बज़ाहिर लगता यही है कि ये काम हुआ है क्योंकि वो 4 लोग वहां से वो पोलिंग ऑफिसर वो डिसअपीयर हो गए रिजल्ट उन्होंने, तो वो कोई प्लॉजिबल रीजन नहीं दे सके। लिहाजा लगता यही है कि ये सब कुछ हुआ, और अगर ये वाकई हुआ है तो बहुत गलत बात है। मैं समझता हूँ कि ये इल्जाम पहले किसी भी पार्टी पे इस तरह नहीं लगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग धांधलियां करते रहे लेकिन जनरल इलेक्शन में बड़े पैमाने पे, और वो इलेक्शन कमीशन के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो इतने बड़े पैमाने पे तहकीकात करके तो हर एक पोलिंग स्टेशन हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का इतना तफसीली आपके पास मवाद लेके आए। ये एक साहब उन्होंने निकाल लिया और इसमें पीटीआई को उन्होंने कॉर्नर कर दिया बिल्कुल, और इससे इनकी स्टाफ को बहुत बुरा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा इनकी स्टाफ से जनरल इलेक्शन में लोग करते हैं, बहुत सारी धांधलियां इससे ज्यादा होंगी, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन उनको इस तरह हलाल नहीं करता, लिहाजा वो हमेशा एलिगेशन की शक्ल में रहती है। यहाँ सबूत आ चुका है। सही, ठीक है, एक ब्रेक का वक्त, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सवाल। मज़हर अब्बास साहब, ये बताइएगा कि ये मियां शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब की खुफिया मुलाकातों की भी बात सामने आ रही है, तो इसकी क्या हकीकत है? क्या अपोजिशन कर सकती है? मतलब कि ऐलानात तो पहले भी बहुत हुए हैं, लॉन्ग मार्च के ऐलानात तो बहुत हुए हैं कि जी हम महंगाई के खिलाफ बाहर निकलेंगे, लेकिन क्या अभी कुछ ऐसा स्पेशल कुछ कर सकती है अपोजिशन जिससे हुकूमत को धचका मिले? देखिए, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ जो है वो पीडीएम को इस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को साथ में लाया जाए, और किसी हद तक थोड़ा सा मेरा ख्याल है फ्लेक्सिबिलिटी आई है पीडीएम के अंदर, मौलाना के अंदर भी और पीएमएलएन के जो हार्ड लाइनर्स हैं उनके अंदर भी, क्योंकि शहबाज शरीफ का ये ख्याल ये है कि अगर हम पीपल्स पार्टी को साथ नहीं मिलाते तो एक मीनिंगफुल जो वो मार्च है या प्रेशर है वो नहीं बन पाएगा, और पीपल्स पार्टी और एएनपी अगर अपनी अलग ऑपोजिशन करती हैं तो उससे नुकसान सिर्फ ऑपोजिशन को होगा, फायदा सिर्फ तहरीक इंसाफ को होगा। तो खासी हद तक इत्तलात ये हैं कि खासी हद तक उन्होंने मौलाना को इस बात से कन्विंस किया है कि पीपल्स पार्टी के बारे में पीडीएम का जो एक हार्ड पोजीशन है उसमें नरमी लाई जाए। अब विद इन द पार्लियामेंट भी बहुत सी चीजें, लेकिन असल चीज ये है कि दिसंबर मौसम होता नहीं है लॉन्ग मार्च का, और दिसंबर में क्योंकि दिसंबर में लॉन्ग मार्च आपको यानी आप मौसम के लिहाज से ही देख लें, चाहे वो लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, इस मौसम में आप लॉन्ग मार्च कर नहीं सकते, बहुत ही मुश्किल वो होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये जरूर है कि लॉन्ग मार्च दिसंबर तक की डेडलाइन दी जाए और फिर फरवरी या मार्च में लॉन्ग मार्च किया जाए, वो मौसम तो समझ में आता है, लेकिन दिसंबर में मुझे इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च होता नजर नहीं आ रहा। भट्टी साहब, आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? देखें, गुजारिश है, अपोजिशन की तो पोजीशन ही कोई नहीं, नून लीग आपस में इख्तलाफात का शिकार, मौलाना फजलुर रहमान के पास है कुछ नहीं, कमो बेशतर महंगाई के ख़िलाफ़ वो 200 से ज़्यादा जलसे जुलूस कर चुके हैं जिन्हें मैं उस दिन देख रहा था। अवाम इनके पीछे नहीं आ रही, अवाम अब इनके इस नैरेटिव को नहीं ले रही कि ये महंगाई के लिए आ रहे हैं, उनको पता है ये अपने करप्शन के केस से बचने के लिए
और हुकूमत के हसूल के लिए आ रहे हैं। मेरी अपनी ज़ाती राय है ये लॉन्ग मार्च की पोजीशन में नहीं, ना लॉन्ग मार्च करेंगे। हाँ, इमरान खान साहब की हुकूमत के कुछ लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं इमरान खान की हुकूमत को गिराने में कि अपोजिशन बिखरती है, टूटती है, पीडीएम नून लीग को बुरा भला कहती है, नून लीग पीडीएम मौलाना को करते हैं, ये फिर उनको इकट्ठे कर देते हैं। ये वाहिद मैंने हुकूमत देखी है जो मदर साहब जैसे सीनियर लोगों से 70 साल की सुनी, 10-30 साल खुद देखी कि ये अपने खिलाफ खुद इशू बनाती है। इन्हें इमरान खान सबको जल्दी है कि मुझे शहीद कर दिया जाए, और मेरा ख्याल है इस दफ़ा ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अपोजिशन से उन्हें कोई डर नहीं। महंगाई एक ऐसा जीन है, लाकानूनियत, करप्शन एक कड़वे सच हैं। बदकिस्मती है कि गुड गवर्नेंस के लिए ना IMF के पास जाना पड़ता, ना वर्ल्ड बैंक के पास, दयानतदार, साफ सुथरे और काबिल अफसर लगाने पड़ते हैं। तो जो हुकूमत ये ना कर सके वो खुद ही गिरेगी। अब वो जिनके सहारों पे थे, मुझे लगता है वो बिसाती। अच्छा भट्टी साहब, अब एक सवाल है यहाँ पे मेरा। आपने कहा कि दयानतदार साफ अफसर लगाने पड़ते हैं। जितनी शफलिंग पंजाब में हुई है बुज़दार साहब के दौर में 3 साल में, पता नहीं कितने चीफ सेक्रेटरीज, IGs, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, CCPOs, उनके नीचे SSP, SP, कभी एक बंदा है उसने अपने नीचे ऐसे पूरी शफलिंग कर दी, फिर दूसरे ने कर दी, फिर तीसरे ने। वो किधर छुपे बैठे सर? कहाँ है, किधर मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे सर? असल तो नहीं, अफसर तो हैं, असर तो बुज़दार को तब्दील करे। और भाई एक बंदे को पता ही कुछ नहीं, उसका विजन ही कुछ नहीं। उसके वालिद 2 दफ़ा नून लीग पे रहे, एक तोसा शरीफ पे रहे, वो भी एक नाकाम तरीन थे, एक तहसील नादम। आपने उनको दे दिया है। आप मेन बैट्समैन वो रख रहे हैं जिसे बैट पकड़ना नहीं आता। अफसर बेचारे तो कुर्बानी के बकरे हैं, जिसे ये गारंटी किसने दी थी तरीके में बैक लाहौर से नहीं निकलेगा। ये ज़रा इन्वेस्टिगेशन करे, अपने रिपोर्टर को कहे। उस बंदे को मीटिंग नहीं लेनी आती। यार आप कब तक सारी अपनी गलती कोताहियों की जिम्मेदारी कभी अपोजिशन पे डालेंगे, कभी मीडिया पे डालेंगे, मीडिया नया करता है, कभी आप अपोजिशन पे डालेंगे, कभी ब्यूरोक्रेसी पे डालेंगे। आप देखें ना, आपने टीम क्या बनाई है। आप उसमें उस्मान बुज़दार साहब को इंटरव्यू लें, उनसे पूछे कि आपकी पॉलिसियां क्या हैं। वो लाइव इंटरव्यू दे दे आपको, मैं मान जाऊंगा। और मदर अब्बास को बुला ले, उन्हें सवाल करे। आपको दिया उन्होंने इंटरव्यू? मदर साहब को बुला ले। अगर वो मुझे तो वो सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे तो वो अंदर कराने की पॉलिसियां बनाते हैं। 2 बंदों ने बेचारों ने CM के लिए किसी दौर में बात हुई, दोनों को उन्होंने अंदर करा दिया। मुझे उनका तो बस चले तो मैं आज ये शो ही ना कर रहा होता। वो तो ऊपर अल्लाह भी है, वो छोड़े। मैंने कहा वो इंटरव्यू देने पे यकीन नहीं रखते बुज़दार साहब। चाहिए बुज़दार साहब इंटरव्यू देने पे यकीन नहीं रखते। वो नहीं देते इंटरव्यू, कम देते हैं। इंटरव्यू सिलेक्टेड देने होते हैं, जो उन्हें सवाल पहले लिख के दें, जो उनकी एडिटिंग उनकी मर्जी से कराए। मैंने कहा ना मेरा इंटरव्यू करा दे। मैं वो एक बड़े टेलीविजन चैनल के एंकर ने कहा था ना कि हमने तो सवाल लिख के भी दे दिए थे। वो एक बड़े एंकर ने कहा था बड़े टेलीविजन चैनल पे कि हमने तो सवाल लिख के भी दे दिए, फिर उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। मुझे वो भी याद आ गया। आपने कहा ना सवाल लिख के देना पड़ा। मैं तो इसको साफ्ती करप्शन समझता हूँ। सवाल लिख के क्यों भेजूं? मैं उनका स्पोक्समैन हूँ, मैं उनका तर्जमान हूँ। मुझे इंटरव्यू देना दें, मेरिट पे सवाल करूंगा। जवाब ना दें, नो कमेंट्स कह दें, ये उनका राइट है। मैं उनकी हुकूमत के पूछूंगा आपका चीफ सेक्रेटरी क्या करता है, इसके काम क्या है। अगर वो मुझे काम बता देंगे ना, डेफिनेशन चीफ सेक्रेटरी के वर्किंग की और CM की क्या पावर्स है, सही ये करे। हाँ ठीक हो गया जी। मेरा ठीक है भट्टी साहब, इजाजत दीजिएगा, जैन साहब की तरफ जाना। ठीक है। और ये जो बात है ना, इमरान खान साहब, मुझे ये समझ नहीं आता कि खुद तो वो बड़े दुलेर हैं और वो कहते हैं लीड फ्रॉम द फ्रंट और कॉन्फिडेंस और अटैक करो, और ये टीम, हमारी क्रिकेट टीम भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, और उन्होंने उनको पहले बुलाया बिठाया कि घबराना नहीं है और डर के ना खेलना, हार से ना डरना। अभी टीम तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। और ये जो बात है, मुझे नहीं समझ आती ये वाली साइकी पॉलिटिशियंस की। ये जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो कहते हैं जी कि क्या पूछेंगे, किस बारे में पूछेंगे। भैया आपका तजर्बा है, आपकी एक्सपर्टीज है, आप क्लेम करते हैं कि वोट लेकर आए हैं, तो डट के दुलेरी के साथ बैठ के दें जवाब। जो भी पूछेंगे, कोई नाजेबा चीज़ तो नहीं पूछेंगे, कोई गैर अखलाकी चीज़ तो नहीं पूछेंगे।
हम पूछेंगे आपको तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर। जैल साहब, योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। देखिए, बात यह है कि कॉन्फिडेंस तब हो अगर आगे सच बोलना हो। यहाँ मुश्किल ये है कि बहुत सारा कुछ छुपाना होता है। पार्टी के साथ लॉयल्टी जो है वो मुल्क से ज्यादा होती है, लॉयल्टी आपकी पॉलिटिक्स पार्टी या अपने लीडर से ज्यादा है। नतीजा ये कि उसकी गलतियों पे आप आके हमखाना तरीके से जब बहस मुबासा करते हैं तो आर्गूमेंट तो ज्यादा होती नहीं, इसलिए इन लोगों को ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैंने बेशुमार दफा देखा है कि जिनकी करप्शन नजर आती है उन लोगों के या जिनके आप बहुत सारे गलत काम देखते हैं, उनका सुबह से लेकर रात तक जिक्र होता है, ये बैठ के उसको भी डिफेंड कर रहे होते हैं। अदालतों में जाके गलतियां पकड़ी हुई वो जाके यहाँ बाहर बैठ के आप डिफेंड करते हैं और वो भोंडे तरीके से करते हैं। नतीजा ये है कि असल क्रक्स यही होती है, जब आपने सच बोलना हो और आपने खड़ी बात करनी हो तो उसमें तो कोई फिर मसला नहीं होता ना, वो तो आप बिल्कुल खुल के बात करते हैं। मसला तो उसमें पड़ता है जब आपको कहानियां बनानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैंने नहीं देखा कि कोई सच बोल रहा है किसी ने आके अपने लीडर के बारे में या अपनी पार्टी के बारे में या अपनी सियासत के बारे में। वो हमेशा यहाँ पे आके उसको दिफा करने के चक्कर में एक झूठ और उसके बाद 100 झूठ से उसको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। ये सबसे बड़ा अलमिया है। जैल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आरिफ हमीद भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया और मज़हर अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया। बस उम्मीद करते हैं जी कि जो भी मसाइल हैं अवाम के वो हल हो और महंगाई का ख़ास तौर पे जो जिन बोतल से बाहर निकला हुआ है उसको किसी तरह गवर्नमेंट ये कंट्रोल करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपने इन्हीं लोगों के पास जाना है वोट मांगने के लिए। आप कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत है, सिंध को छोड़ के अगले 5 साल भी हमारे होंगे। तो इफ़ यू रियली प्लान टू गेट द नेक्स्ट 5 years तो आपको अवाम को किसी न किसी सूरत में रिलीफ देना पड़ेगा। सब्सिडी 120 अरब की ऐलान होता है, लेकिन ऐलान अभी इम्प्लीमेंट नहीं होता है, उससे पहले ही माफिया सरगर्म होता है और चीनी की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती है, आटे की कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है, घी की कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है, बिजली, पेट्रोल, लोग परेशान है। एक 70वें ग्रेड के अफसर से मेरी बात हो रही है और वो मुझे कह रहा है आपको पता है पेट्रोल कितना महंगा हो गया, मेरे लिए कितना मुश्किल। 70वें ग्रेड का CSS ऑफिसर, अभी मैं ये वो गरीब तबके की बात नहीं कर रहा। तो आई होप हालात बदले। कल मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।